हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो ये अपना आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर है? तो बच्चों जब हम संधारित्र हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि संधारित्र जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जो आवेश को संचय करने के काम आता है, चार्ज को स्टोर करने के काम आ रहा है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कितनी एनर्जी को वो स्टोर कर रहा है, एनर्जी कितनी स्टोर कर रहा है उसकी बात हम करेंगे। तो पहली बात तो ये है, जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या होता है? कार्य होता है। ऊर्जा मतलब क्या होता है? कार्य। तो क्वेश्चन ये है कि संधारित्र में हमें कौन सा कार्य करना पड़ रहा है, तो इसको समझे बेटा। हम देखो, सपोज करो ये संधारित्र मैंने लिया, ठीक है। हम सबसे सरल रूप की बात कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र मैंने लिया, ठीक है। अभी मान लो इसकी दोनों प्लेटें कैसी हैं? निरावेशित है, उदासीन है, यानी इन पर कोई भी आवेश नहीं है। अब मैं इसको चार्ज करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? चार्ज। तो मैंने इसको चार्ज करा, तो चार्ज करने पर मान लो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है प्रेरण के कारण यहां इतना ही क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सपोज करो मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहां क्या आ गया? माइनस क्यू चार्ज। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमने संधारित्र को आवेशित करा, क्या करा? आवेशित करा, तो क्या हमें पूरा क्यू आवेश मिल गया एक साथ ही? ऐसा तो नहीं होता। जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपने चार्जर जब मोबाइल पे लगाया तो क्या लिखा आता है? चार्जिंग, यानी चार्ज हो रहा है, यानी आवेश का जो मान है, ये जो कैपिटल क्यू हुआ है वो 0 से बड़ा है। सीधे ही एक साथ आवेश नहीं आता, आवेशन में समय लगता है। तो आवेश का जो मान कहां से बढ़ता है? 0 से बढ़ना शुरू होता है कि पहले डिस्चार्ज था, अब धीरे धीरे वो चार्ज हो रहा है, और एक समय पर चार्ज क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू, यानी इतने आवेश को वो स्टोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, चार्ज करने में, आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। संधारित्र को जब हम आवेशित करेंगे तो हमें कोई कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको पॉजिटिव देने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यही जो कार्य है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य है, जो विद्युत क्षेत्र होगा, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही जो किया गया कार्य होगा वो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कहने का मतलब भाई ऊर्जा के तो कई सारे रूप होते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो मैं इसको अगर लिख दूं तो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि देखो, संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य, ठीक है। हम जब चार्ज करेंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य
संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तो बच्चों यहां जो विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है प्लेटों के मध्य, तो विद्युत क्षेत्र में एनर्जी होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं या विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाता है। संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। क्लियर? तो ये बात हमें समझ में आ गई कि एनर्जी कौन सी स्टोर होती है कि जब हम संधारित्र को चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर विभव होता है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होगा, विभव इंटू आवेश। तो ये जो कार्य है हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा, बाह्य स्रोत के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वो प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। क्लियर है? तो अब कहने का मतलब एक बात और ध्यान रखें कि जो आवेशन है वो कहां से होगा भाई, वो 0 से लेकर कहां तक हो रहा है, कैपिटल Q तक। जो चार्जिंग हो रही है वो 0 से Q, मतलब 0 से बढ़ेगा आवेश का मान, सीधे ही कैपिटल Q नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि हमने मोबाइल लिया और उसके जैक में हमने चार्जर पिन लगाई और मोबाइल हो गया फुली चार्ज, ऐसा नहीं होता कभी। आप देखते हो क्या लिखा आता है, चार्जिंग। क्या लिखा आता है, चार्जिंग, कि चार्ज हो रहा है। अगर आप पहले ही चार्जर को हटा लेते हो तो सॉफ्टवेयर बोलता है मोबाइल में कि प्लीज डोंट रिमूव द चार्जर, और अगर चार्ज हो जाता है तो प्लीज रिमूव द चार्जर, बैटरी इज फुल। तो बिल्कुल वही बात है कि आवेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो आवेशन होगा 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q है। तो सपोज करो मैंने माना किसी समय पर, माना किसी क्षण जो विभव है वो है V डैश। अपन आवेशन दे रहे हैं, 0 से कैपिटल Q आवेश हम दे रहे हैं, प्लेटों पर आवेश आ रहा है तो विभव भी होगा। तो मैंने मान लिया किसी क्षण किसी समय जो विभव है कितना है, V डैश, और जो V डैश विभव है उसके लिए मैंने आवेश मान लिया Q। मतलब संधारित्र की प्लेटों पर जो किसी क्षण आवेश है Q है, उसका विभव कितना है, V डैश। हमें ये भी पता है यदि धारिता कैपिटल C हो, ये जो संधारित्र हमने लिया है इसकी धारिता कितनी हो, कैपिटल C हो, तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q बराबर क्या हो गया, CV डैश। तो C तो कांस्टेंट है, धारिता C ही रहेगी, तो धारिता कैपिटल C हो तो Q बराबर क्या हो जाता है, CV डैश। क्लियर? तो ये तो आ गया आवेश, किसी क्षण क्या आ गया, आवेश। अब देखो, अब मान लो Q उस पर आवेश था, V डैश उस पर विभव था, तो मैं इसे थोड़ा और आवेश दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, थोड़ा और आवेश। ठीक है, मुझे आवेश कहां तक देना है, कैपिटल Q तक। तो मैं क्या मान रहा हूं, देखो Q आवेश था तो विभव कितना था, V डैश था। क्लियर है? तो मैं ये मान रहा हूं अतः संधारित्र को और आवेश दे रहा हूं मैं, अतिरिक्त लिख रहा हूं मैं, अतिरिक्त आवेश। अतः संधारित्र को अतिरिक्त आवेश, अल्पांश आवेश की बात कर रहा हूं मैं, dq, Q के बाद dq और दे रहा हूं। अतः संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य, तो हमने अल्पांश आवेश दिया है तो कार्य भी अल्प होगा। तो आपको पता है कि कार्य dw इज इक्वल टू विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य क्या हो जाएगा,
विभव कितना है v डैश, आवेश कितना दे रहे हो dq, ठीक है। तो बस ये कार्य ही प्लेटों के मध्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो dw बराबर v डैश dq। तो चलो मान रखें, देखो dw इज इक्वल टू समीकरण नंबर 1 से आप देख सकते हैं v डैश की वैल्यू कितनी आएगी q अपॉन सी dq, ठीक है। आपको पता है 1 से q बराबर क्या है cv डैश, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू q अपॉन सी dq। अगर हम कुल कार्य निकालें, कि मतलब हमें dq आवेश अपन दे रहे हैं, कैपिटल Q तक हमें देना है आवेश को, तो कुल कार्य क्या होगा बच्चों, W इज इक्वल टू क्या कर देंगे इसका समाकलन, ठीक है। टोटल कार्य की बात करें तो टोटल चार्ज मुझे कितना देना है कैपिटल Q, तो यहां से W इज इक्वल टू समाकलन dW की वैल्यू कितनी है Q अपॉन सी dQ। चार्ज आप कहां से दे रहे हो, 0 से लेकर कैपिटल Q, ठीक है। यानी आवेश की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, 0 से कैपिटल Q। तो कितना हमें कार्य करना पड़ा, W इज इक्वल टू, देखो C तो कांस्टेंट है, C धारिता है, धारिता नियत होती है, और जो नियतांक होता है कांस्टेंट होता है उसे हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं, क्लियर। तो हमें 1 अपॉन सी को बाहर लिया, समाकलन किसका करेंगे Q का, किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल Q, क्लियर है। तो अब आप कर सकते हो 0 से कैपिटल Q, स्मॉल q का हमें समाकलन करना है, तो Q का Q के सापेक्ष, काफी पढ़ा है आपने फिजिक्स में भी अवकलन समाकलन 11th क्लास में। तो बिल्कुल बच्चों आप जानते हो कि W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, Q का Q के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा, बिल्कुल Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से Q, ऐसा ही होता है ना। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 अपॉन सी Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गई 0 से कैपिटल Q। अब बच्चों लिमिट रखने का तरीका भी आपको पता है, देखो W इज इक्वल टू 2 को तो कांस्टेंट है बाहर ले ले, तो 1 अपॉन 2 सी, लिमिट किसकी रखेंगे, Q की रखेंगे 0 से Q। ये होती है लोअर लिमिट नीचे वाली, और ऊपर वाली क्या होती है अपर लिमिट। अब वही बात कि लिमिट किसकी होती है, जिसके सापेक्ष आप क्या करते हो समाकलन करते हो, तो ये Q की लिमिट है। तो जिसकी लिमिट होती है उसकी जगह पहले आप उच्च सीमा रखो और फिर माइनस करके निम्न सीमा। तो हमें कैपिटल Q चार्ज देने में कितना कार्य करना होगा, 1 अपॉन 2 सी, Q की जगह कैपिटल Q रखो तो Q स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। तो इतना कार्य हमारे पास आ गया कि W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 सी, यानी कैपिटल Q चार्ज देने में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और परिभाषा से हम जानते हैं कि यही किया गया जो कार्य है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लेटों के मध्य। तो हम जो स्थितिज ऊर्जा है उसे जनरली हम कैपिटल U से शो करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया सेकंड, क्लियर है। तो बच्चों U बराबर आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसका मतलब C धारिता वाले संधारित्र को कैपिटल Q चार्ज देने में, C धारिता वाले संधारित्र को कैपिटल Q आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यही संधारित्र में स्टोर एनर्जी होती है, यानी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्लियर है। U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो बच्चों इसका दूसरा रूप भी हम देख सकते हैं, देखो
U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देखो आपको पता है कि जब चार्ज मैंने Q माना तो Q बराबर CV, Q बराबर क्या हो गया CV। ये V डैश कब था, जब चार्ज Q था। तो जब चार्ज कैपिटल Q हो गया तो अब विभवांतर कितना हो गया कैपिटल V, तो Q बराबर क्या होता है CV। तो अब इसको दूसरे रूप में भी निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। तो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से Q की वैल्यू रख दो उसमें, तो U इज इक्वल टू, देखो बच्चों 1/2c Q स्क्वायर, Q स्क्वायर का मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर। आप देख रहे हैं C से C कैंसिल हो गया, तो कैपिटल U इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाफ CV स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो C और V के रूप में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी, वो कितनी आ गई, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के हिसाब से C और V दिया हो तो हाफ CV स्क्वायर, Q और C दिया हो तो Q स्क्वायर अपॉन 2c। और देख सकते हो, देखो इसका एक रूप और देखें समीकरण 3 से। बच्चों Q बराबर CV, तो मैं CV की जगह क्या लिख सकता हूं, Q लिख सकता हूं। तो देखो U इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लूं, हाफ CV इंटू V, लिख सकते हैं ना, CV स्क्वायर, CV स्क्वायर, तो CV इंटू V लिख सकते हैं। एंड CV किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि U इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ QV। कैपिटल U है, U इज इक्वल टू हाफ Q। क्लियर है। तो हमारे पास 3 फॉर्म आ गए इसके, Q स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV। तो आप ध्यान दें, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसके हिसाब से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और बच्चों Q स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने कि संधारित्र को जब हम चार्ज करते हैं देन वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क, यानी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही जो किया गया कार्य है, कार्य ऊर्जा का तो रूप होता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो किया गया कार्य है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, क्योंकि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है। तो Q स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को देखो, U इज इक्वल टू हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ QV। देखो आपको एक बात पता है कि मान लो हमने चार्ज दिया कैपिटल Q, विभवांतर है V, तो भाई हमें अगर बात करें कितना कार्य करना चाहिए, QV। ये तो होता है, क्योंकि विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर ये बराबर होता है कार्य बटा आवेश, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल Q। यानी हमारे पास जो एनर्जी है वो QV होना चाहिए। W बराबर क्या हो गया, QV। कैपिटल Q चार्ज दे रहे और इस चार्ज को देने से कितना विभवांतर उत्पन्न हो गया, कैपिटल V। तो यानी हमारे पास इतना कार्य हमें करना पड़ना चाहिए, इतना कार्य होना चाहिए परफॉर्म, तो इसको हमने एनर्जी बोलते हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, QV। अगर अपन थ्योरेटिकल देखें तो U इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, QV, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, हाफ QV मिल रहा है। कहने का मतलब इसका हमें आधा ही पोर्शन मिल रहा है। होना कितना चाहिए QV, कि कैपिटल Q चार्ज है, V विभवांतर है, तो एनर्जी कितनी स्टोर होनी चाहिए, QV स्टोर होनी चाहिए, लेकिन हमें यहां पर एनर्जी कितनी मिलती है, हाफ QV। तो ध्यान रखना हाफ QV, इसका मतलब हाफ जो एनर्जी है, आधी जो एनर्जी है उसकी हानि हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट। QV का हमें केवल हाफ QV मिल रहा है, सप्लाई कर रहे हैं QV, स्टोर कितना हो रहा है, हाफ QV, तो आधा कहां गया। तो बच्चों जो हाफ QV है, जो आधा पोर्शन है, ये जो हाफ QV बचा हुआ है पोर्शन, ये एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस।
ठीक है। और ये जो एनर्जी लॉस है ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, हीटिंग एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। क्लियर है बच्चों? क्यूवी हम सप्लाई कर रहे हैं, हाफ क्यूवी स्टोर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग हाफ क्यूवी है, जो बचा हुआ हाफ क्यूवी है, वो क्या हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है, ऊर्जा हानि होती है। और ये जो ऊर्जा हानि है, एनर्जी लॉस है, वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इसी में देखो एक मैं लेके चल रहा हूं, देखिए इसी में अपन एक सब टाइटल सब टॉपिक लें, ऊर्जा में ही पूछ लेते हैं इसको भी। तो ये हो गया बच्चों ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है? ऊर्जा तो हमने निकाल ली, ये हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है ना? तो ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको और निकाले अपन, तो बच्चों ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से शो करेंगे। ऊर्जा कितनी होती है? कैपिटल यू। वॉल्यूम कितना है? वी। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वी, इसको बोलेंगे ऊर्जा बटा आयतन, कैपिटल यू अपॉन वी। आपको यह भी पता है कि अगर क्षेत्रफल है कैपिटल ए तो दूरी हो डी, तो वॉल्यूम कितना होगा? V इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपको मालूम है। संधारित्र की बात करें तो ये ए क्या है? संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। और ये बच्चों स्मॉल डी क्या है? प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी। ठीक है, तो ए तो है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और स्मॉल डी है बच्चों प्लेटों के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा? ए इंटू डी। एनर्जी हमें मालूम है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, तो वॉल्यूम है ए इंटू डी। तो देखो निकालें इसमें अपन एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व की वैल्यू निकालें। देखो पता है बच्चों आपको, देखो जो ऊर्जा होती है कैपिटल U इज इक्वल टू कितनी होती है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये एनर्जी हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो हम देखो वॉल्यूम लेके आएंगे यहां पर। तो बिल्कुल आपको पता है चूंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है, प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। सिग्मा बच्चों बताया आपको Q अपॉन ए, ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो यहां से बच्चों Q मिल जाता है मुझे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q अपॉन ए, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। क्लियर है? चलो क्षेत्रफल तो आ गया, अब C पे आ जाओ। पता है आपको कि C इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 3। C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों Q और C की वैल्यू आप रखें 1 में। देखो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्लियर है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c की वैल्यू है रखे इसमें, तो c की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, डी ऊपर चला गया। तो आप देख रहे हो बच्चों, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट गया, एक बच जाएगा, एक ए से ए कट गया तो एक ए बच गया। तो हमारे पास क्या बना कि कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ए इंटू डी। और बिल्कुल आपको पता है ए इंटू डी वो किसके बराबर है, कैपिटल V के बराबर। ए क्षेत्रफल है, डी दूरी है, तो ये वॉल्यूम बन गया, आयतन बन गया। तो ए इंटू डी की जगह में क्या लिख सकता हूं, कैपिटल V। तो यहां से कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू कैपिटल V। तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, इसलिए जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, तो स्मॉल u इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U अपॉन V। तो स्मॉल u इज इक्वल टू, बच्चों V नीचे आ जाएगा, तो स्मॉल u क्या बच गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों स्मॉल u हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। क्लियर है ना, विद्युत ऊर्जा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्म में ध्यान रखें। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो, तो हमने एनर्जी पढ़ ली और एनर्जी डेंसिटी भी हमने कवर कर ली। ठीक है, तो चलो आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चैप्टर भी आपका फिनिश होने वाला है, चैप्टर नंबर 4, यानी एक यूनिट आपका कंप्लीट होने वाला है। एक क्वेश्चन देखें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U नॉट है। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है बच्चों, U नॉट है। क्लियर है, क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टिका रख दें, यदि प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक पदार्थ की कोई प्लेट रख दे, तो अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, तो नई स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। क्या होगी ये क्वेश्चन बताओ। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी एनर्जी है U नॉट, और प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक पदार्थ की कोई प्लेट रख दी जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नई स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बताओ भाई।
कैसे करोगे? फॉर्मूला आपको पता है कि भाई u इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहां से कर सकते हैं u बराबर होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। चलो मैंने इसे u नॉट मान लिया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू चार्ज दे दिया, सी धारिता है इसकी। तो हमें पता है कि जब अगर माध्यम की उपस्थिति की बात करें तो cm बराबर क्या हो जाता है? kc। cm बराबर क्या हो जाता है? kc। माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता का k गुना हो जाती है, k परावैद्युतांक है। तो इसका मतलब ये हुआ अब जो नई ऊर्जा होगी um इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, आवेश तो कोई चेंज होगा नहीं, 2cm यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, cm की वैल्यू kc। तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है um इज इक्वल टू, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है u नॉट, ये आगे u नॉट अपॉन k। घट गई ना एनर्जी, u नॉट अपॉन k। देखो um इज इक्वल टू क्या आ गया? u नॉट अपॉन k। ठीक है, ध्यान रखना एनर्जी कम हो जाती है। और देखें नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी गोले की परिधि 2 मीटर है, यदि किसी गोले की परिधि समझ रहे हो? परिधि त्रिज्या नहीं है। यदि किसी गोले की परिधि 2 मीटर है तब पानी में गोले की धारिता होगी, 2 मीटर है तब पानी में, यदि किसी गोले की परिधि 2 मीटर है तब पानी में गोले की धारिता क्या होगी? पानी में गोले की धारिता क्या होगी? बताओ। यदि किसी गोले की परिधि 2 मीटर है, अच्छा क्वेश्चन है, तब पानी में गोले की धारिता क्या होगी? बताओ कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? ठीक है, तो बिल्कुल आपने सोच लिया होगा क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज गिवन। गोले की परिधि 2 मीटर है, यानी गोले की त्रिज्या अगर r हो तो 2 पाई r बराबर क्या दे दिया? 2। ठीक है, अब देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1/पाई। r की वैल्यू क्या हो गई? 1/पाई। क्योंकि हमें पता है गोले की धारिता पूछ रहा है, क्या होता है फॉर्मूला? चूंकि गोले की धारिता होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है, लेकिन ये जो धारिता है वो किस में होगी? निर्वात में। ये धारिता किसमें है बच्चों? निर्वात में धारिता है, लेकिन हमसे कह रहा है पानी में, तो माध्यम क्या हो गया? पानी। तो अगर माध्यम की बात करें, माध्यम में, तो हमें पता है माध्यम में जो धारिता होती है वो कितना गुना हो जाती है? k गुना। k क्या हो गया? परावैद्युतांक। और बच्चों ध्यान रखें, पानी के लिए जो परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होती है? 80। कुछ बुकों में 81 मिल सकता है, मैं 80 लेके चल रहा हूं। तो पानी के लिए कितना होता है? 80 होता है परावैद्युतांक। क्लियर है? पानी के लिए क्या होता है? 80। तो बिल्कुल आप कर सकते हो इसको, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो Cm इज इक्वल टू Kc, तो यानी K तो हमारे पास है ही, तो मैं चलो C की वैल्यू रख दूं। C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। इसमें वैल्यू दे रखी है आपको कि Cm इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी है? K हमारे पास है 80 हो गया। ठीक है, और आप जानते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा 10 की घात 9, और आर की वैल्यू कितनी है 1/पाई। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है 1/पाई है। तो इसे हल कर लेंगे आप, कैसे कर लो, चाहे पाई से पाई कैंसिल कर दो, फिर गुणा कर दो सबको। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये वाला के परावर्तितांक वाला के है, इसको मैंने 80 लिखा है, तभी आप यहां के बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दो। ये परावर्तितांक वाला के है, इसको मैंने 80 लिख दिया। अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसको मैंने नीचे लिख दिया ना, क्योंकि मुझे लिखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया 9 गुणा 10 की घात 9 1 में इंटू 1/पाई। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14। ठीक है, तो ध्यान दें इस तरह क्वेश्चन में। और देखें, ठीक है, आगे चलें, सॉल्व कर सकते हैं इसको आप, गुणा भाग जानते हो करना। और क्वेश्चन देखें, चलो एक छोटा क्वेश्चन ले। अब एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाओगे आप, यानी कमेंट में आंसर करोगे सॉल्व करके। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े n1 संधारित्रों में, स्मॉल n1 ये संधारित्रों की संख्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े n1 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता, n1 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता, मतलब n1 संधारित्र हमारे पास है, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, n1 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता C1 है। प्रत्येक की धारिता कितनी है C1 है। क्लियर? आगे क्या कर रहे हैं, इस संयोजन को 4 वोल्ट विभवांतर के एक स्रोत से आवेशित किया गया है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, इस संयोजन को 4 वोल्ट, इस संयोजन को 4 वोल्ट विभवांतर, 4 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से आवेशित किया गया है। इस संयोजन को 4 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। आगे क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरा ले रहे हैं, एक अन्य संयोजन, पढ़ना क्वेश्चन को, देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन है इतना। एक अन्य संयोजन, मतलब एक तो ये हो गया, एक दूसरा ले रहा हूं मैं। एक अन्य संयोजन में n2 संधारित्रों को, एक अन्य संयोजन में n2 संधारित्र, पहले n1 थे अब n2 है, n2 संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है C2 को, जिनमें प्रत्येक की धारिता, n2 संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक की धारिता C2 है। ठीक है, तो इसे जोड़ दिया समांतर क्रम में जोड़कर, C2 है तो इन n2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा। पहले वाले n1 संधारित्र श्रेणी क्रम में थे, उनके संयोजन को 4 वोल्ट बैटरी से चार्ज करा। दूसरे n2 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है C2 है, को समांतर क्रम में जोड़कर
V विभवांतर के स्रोत से आवेशित किया गया है, जोड़कर V, पहले 4 वोल्ट था, अब है V 4 वोल्ट, V विभवांतर समांतर क्रम में जोड़कर V विभवांतर के एक स्रोत से आवेशित किया गया है। जब मैं सीधा लिख रहा हूं, V विभवांतर से आवेशित किया गया है। ठीक है। यदि इन दोनों संयोजनों में संचित ऊर्जा बराबर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, यदि इन दोनों संयोजन, बच्चों 2 संयोजन है, एक N1 संधारित्र है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, सभी संधारित्रों की धारिता कितनी है, C1, ठीक है, तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर 4 वोल्ट से चार्ज करना चाहा। दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें N2 संधारित्र है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा और उसको V वोल्ट से चार्ज किया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इन दोनों संयोजनों में संचित ऊर्जा, यदि इन दोनों संयोजनों में संचित ऊर्जा बराबर है, समान है, यदि इन दोनों संयोजनों में संचित ऊर्जा बराबर है तो आपको C1 के पदों में C2 का मान निकालना है। बराबर है तो C1 के पदों में C2, तो C1 के पदों में C2 का मान होगा। ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अब आप बताना करके। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 16 C1 अपॉन N1 N2, पहला ऑप्शन 16 C1 अपॉन N1 N2, दूसरा 2 C1 अपॉन N1 N2, ऑप्शन नंबर सी 16 N2 अपॉन N1 इंटू C1, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, 2 N2 अपॉन N1 इंटू C1, 2 N2 अपॉन N1 इंटू C1। तो ये आपका आज का असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये आपको क्वेश्चन करना है और आपको इसका जल्दी कमेंट करके सॉल्यूशन मुझे बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन इसे करते रहिए, जो नहीं है उसको पूछिए। थैंक यू।